होता है उसकी बड़ी हाई क्लोरिफिक वैल्यू होती है, उससे मतलब जो एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं उसको बर्निंग करने से, ठीक है ना। तो जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है तो उससे एनर्जी जो है हमारी ग्लॉस क्लोरिफिक वैल्यू उसकी कम होती है। तो बहरहाल जर्नलाइजली जर्नलाइजली स्पीकिंग, लास्ट टाइम मैंने आपको शायद एक प्रेजेंटेशन भी दी थी कि हमें जो है वो हमारे मुल्क में अगर कोई इंडिजियस फॉसल फ्यूल अवेलेबल है तो हमें उसको जो है किसी तरीके से जो है वो यूटिलाइज या यूज करना चाहिए। तो आप लोगों को मॉर्निंग को, अच्छा आप लोगों को वाला सारा बता दिया था मैंने कि जिसमें हमने डॉलर्स जो है वो सेव करने नो सर। हैं, और नो। जो हमारा फर्नेस ऑयल था वो हम इतना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, ये बताया है मैंने। यस सर, ये सर वो बताया था आपने। सर वो स्लाइड्स आपने आधी पढ़ाई थी हमें, तो वो मैथ का लेक्चर शुरू हो गया था फिर। चलें वो मैं उसको मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। और वो कोई इतना ज़्यादा जिसको कहते हैं उसमें इंफॉर्मेशन कोई ख़ास नहीं है, मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि आप ये कोशिश करें कि पाकिस्तान जो है वो बाहर से किसी किस्म का फ्यूल जो है वो इंपोर्ट ना करे, ठीक है। कोशिश करे कि उसका इन हाउस जो उसके पास फॉसल फ्यूल अवेलेबल है उसको किसी तरीके से यूटिलाइज करे, ये मेरा एम था। वो जो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स लास्ट टाइम बताए थे उन स्लाइड्स में, उसका जो मेन समरी या कंक्लूजन था वो ये था कि पाकिस्तान मस्ट फोकस ऑन देयर इंडिजियस फॉसल फ्यूल अवेलेबल अबंडेंटली, ठीक है ना। तो ये चीज थी। पाकिस्तान में जो है वो हमारे पास प्राइमरीली जो है वो कोल अवेलेबल है, फिर सेकेंडली जो है हमारे पास वो नेचुरल गैस अवेलेबल है। लेकिन नेचुरल गैस का मैंने आपको इशू बताया था कि उसकी डिमांड जो है वो हर साल जो है वो बढ़ रही है, और हमारे पास उसकी जो डिस्कवरी है न्यू गैस वेल्स की वो बहुत ही स्लो पेस के साथ हो रही है, ठीक है ना। मतलब हमारे 5 years में 5 या 4 गैस वेल जो है वो हम डिस्कवर करते हैं, लेकिन हमारे डिप्लीट जो है वो 8-9 गैस वेल्स जो है वो हो जाते हैं। मतलब डिमांड और सप्लाई में बड़ा इशू आ रहा है। इस तरह फिर इसमें थोड़ी बहुत सियासत भी होती है कि असल में मैं मतलब जस्ट फॉर योर सेक ऑफ योर जर्नल नॉलेज में आपके साथ जो शेयर कर लेता हूँ। ईएनआई जो है वो एक मतलब यूरोपियन कंपनी थी, तो उसने ना ये जो हमारी सिंध की पट्टी है उसके ऊपर 6 गैस वेल्स जो हैं वो दरियाफ्त किए थे। ये मैं आपको 2010 और 12 की बात बता रहा हूँ, जिस जमाने में जरदारी की हुकूमत थी, ठीक है। तो ये ईएनपी कंपनीज होती हैं, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज, इनको कहते हैं ईएनपी कंपनीज। जितने भी आपके फॉसल फ्यूल्स होते हैं ना, इनका इनको एक्सट्रैक्ट करना, इनकी प्रोसेसिंग करना, इनका पावर प्लांट लगाना, और इनको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना नेशनल ग्रिड को या गवर्नमेंट को बेचना, ये एक ईएनपी कंपनी का काम होता है, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी, ठीक हो गया। तो बहरहाल अब ईएनआई जो कंपनी थी उसने ये ओजीडीसीएल के साथ मिलके जो है वो इसने ये 5 के 6 गैस वेल्स जो है वो दरियाफ्त कर लिए। तो उनके अंदर बड़ी हाई प्रेशर जो है वो हमारी नेचुरल गैस मौजूद थी, ठीक हो गया। जरदारी जो हुकूमत थी या ये जो सिंध गवर्नमेंट थी, इसको पता चल गया कि भाई ये तो मतलब काइंड ऑफ दुबई लगने वाला है, यहाँ पे सऊदी अरब बनने वाला है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ईएनआई कंपनी से इतनी ज्यादा पैसे रिश्वत में मांगे कि अगर ईएनआई वो पैसे देती तो वो अगले 20 साल से कवर करती। उन्होंने इतनी ज्यादा रिश्वत मांगी सिंध हुकूमत ने कि दे हैड टू पे 20 years मनी विच दे हैड टू रिकवर फ्रॉम द गैस वेल। तो वो कंपनी पीछे हट गई, उसने कहा दफा करो, हम ये जो 5 या 6 गैस वेल हैं इनको जो है हम डेवलप ही नहीं करते, क्योंकि इन्होंने हमसे अगले 20 साल के पैसे जो है एडवांस ही मांग लिए। तो इतनी करप्ट गवर्नमेंट है। इसी तरह हमारे जो बलूचिस्तान की पट्टी है वहां पे हमारे पास बहुत प्रेशियस मिनरल्स, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम,
ये अल्लाह ताला ने बहुत ही हाई मिकदार में हमें दिया हुआ है बलूचिस्तान की पट्टी में। वही वाला मसला है कि वहां से हमें जो है वो मिनरल ओर की जो है वो एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग ही नहीं करने देते। वहां पे वो जो बुगटी कबीला बैठा है या दूसरे कबीले बैठे हैं, सियासत की नजर हुए हुए हैं। अब मैं आपको एक सियासत बताता हूं। दुनिया में जो मिनरल प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो यूएसए और कनाडा हैं। साउथ अफ्रीका में और लीबिया में, साउथ अफ्रीका और लीबिया में, साउथ अफ्रीका और लीबिया में ये जो डायमंड है, ये जो कॉपर है, ये जो सिल्वर है, ये जो गोल्ड है, इसकी बहुत ज्यादा और मौजूद है लीबिया में और साउथ अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन इन कंट्रीज के पास उनको प्रोसेस करने की, उनको क्लीन करने की, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अब होता क्या है कि वो जो कनेडियन और यूएस की कंपनीज हैं, अब चाइना भी इनमें एक स्टेक होल्डर था, लेकिन जब लीबिया में जंग लगी तो चाइना अपना सारा का सारा सेटअप लेके वहां से चला गया। बहरहाल जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, they are the main technological experts, the main innovators for mineral processing of gold, diamond, silver and copper, platinum, ठीक है। ये जो एक्सपेंसिव आपके मेटल्स हैं उसकी उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। अब वो करते क्या हैं, they take 95% of the revenue to their country and give only 3%, and give only 3%। तो जब डिफरेंट हुकूमतें बलूचिस्तान में आई तो इसी तरह आप ये कनेडियन कंपनीज ने और यूएस की कंपनीज ने जो है वो अप्रोच किया और कहा कि जी हम आपको प्लैटिनम, गोल्ड, ये डायमंड और जितनी भी जो प्रेशियस मेटल्स हैं ये हम आपको निकाल के देते हैं, आप हमसे डील करें, हम आपको 3% देंगे, 97% हम लेके जाएंगे। तो पाकिस्तान ने कहा ना भाई ये क्या बात है, 3% आप ले रहे हैं, 97 आप लेके खुद लेके जा रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी डम डील। तो पाकिस्तान ने आज तक डील की नहीं और वो आज तक हमारा वो जो सोना जो इतना ज्यादा दफन हुआ है बलूचिस्तान में वो हम यूटिलाइज ही नहीं कर सके, ठीक है ना। तो जिसे जस्ट फॉर जनरल नॉलेज ऑफ यू पीपल कि मैं जनरल बताना चाह रहा था। बहरहाल अब हम दोबारा आते हैं कोल के ऊपर। कोल के सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स जो हैं वो हमारे हैं थर के अंदर, ठीक है। थर के अंदर हमारे डिपॉजिट्स हैं। मैक्सिमम जो है वो हमारे पास लिग्नाइट है, सेकेंडरी हमारे पास बिटुमिनस कोल है। अब मसला ये आता है कि जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि वी हैव टू डेवलप सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज इन हाउस दैट यू शुड बी एबल टू यूज द लिग्नाइट कोल एंड द बिटुमिनस कोल, ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे 4 चाइना के प्लांट लगे हैं उनमें क्या हो रहा है, आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। एक जो उन्होंने एंग्रो के साथ जो है वो उन्होंने लगाया है उसके सिंध में के अंदर, और इधर हमारे पास साहिब है। और ये जनरल नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, सारे का सारा इन प्लांट्स पे फिलहाल है वो इम्पोर्टेड कोल यूज हो रहा है। ये इम्पोर्टेड कोल कहां से आ रहा है, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और मोरक्को से। साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और मोरक्को से ये इंपोर्टेड कोल है, ठीक है। तो वो नीट एंड क्लीन कोल होता है, उसके अंदर सल्फर कंटेंट बहुत कम होता है। उसके लिए हमें कोल की प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती, मतलब हमें कोल की क्लीनिंग नहीं पड़ती, मतलब कि हमें उसमें से सल्फर को रिमूव नहीं करना पड़ा, इसलिए वो बाहर से फिलहाल इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में उनका एम है, जो चाइना की यहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट हैं, कि किसी तरीके से हमारा ये जो लो ग्रेड कोल है इसकी ब्लेंडिंग करके जो हमारा इंपोर्टेड कोल आया है उसके साथ हम पावर जनरेशन शुरू कर दे। तो जो हमारा थर कोल पावर प्लांट है उसमें तो
जो वहां पे लोग इस वक्त इंटर्नशिप कर रहे थे उन्होंने बताया था कि इन्होंने 2080 का ब्लेंड बनाया है, कि मतलब 20% जो है ये इन्होंने यूज किया है लोकल अवेलेबल कोल और 80% इंपोर्टेड कोल, एंड दे आर गिविंग डिफरेंट मतलब डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायल्स टू गेट गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये मैंने बात बतानी थी कि पाकिस्तान जो है वो स्लोली स्लोली जो उनके पास इंडिजियस या इन हाउस उनके पास फॉसल फ्यूल अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, तो ये मतलब आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एज अ एनर्जी इंजीनियर कि हमारे पास कौन सा फॉसल फ्यूल सबसे ज्यादा अवेलेबल है और उसको जो है हम यूटिलाइज करने के लिए हम लोग क्या जो है वो स्टेप्स जो है वो ले रहे हैं। अच्छा, कोल का फार्मूला होता है CHNSO। CHNSO। अब CHNSO के साथ एक्स 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 लगा दो, क्योंकि वी डोंट नो कि उसकी बॉन्डिंग जो है बॉन्डिंग स्टेट क्या है, दैट डिफर्स फ्रॉम ओरिजिन टू ओरिजिन। यूरोप का कोल होगा, चाइना का कोल होगा, रशिया का कोल होगा, तो उसकी जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, उसके बॉन्ड्स जो होंगे CHNSO वो हमें डिफरेंट मिलेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द एनालिसिस ऑफ द पर्टिकुलर कोल। तो अगर आपसे अगर कोई बंदा पूछे कि भाई कोल का फार्मूला क्या होता है, तो आप कह दीजिए उसका फार्मूला होता है CHNSO। ठीक है, उसका क्या फार्मूला होता है, CHNSO। ठीक है, ये आप याद कर लें। ये जो एलिमेंट है उसमें वो अबंडेंटली या मेजरली पाए जाते हैं। फिर लेसर देन 1% जो है उसके अंदर वो मिनरल ओर्स पाई जाती है। मिनरल ओर्स का मतलब है टाइटना, एल्यूमिना, सिलिका, क्वार्ट्ज, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है ना, इस तरह की चीजें ये लेसर देन 1% होती है। ठीक है ना, तो बच्चों आवाज आ रही है, समझ आ रही है, आ रहा है ना सब कुछ समझ? यस सर। हेलो, यस सर। जी चलो सर। अच्छी यस बात है। सर। ठीक है, तो अब कोल का कुछ पता चला है कि कोल पाकिस्तान में किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, कोल को हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, अब ये है पाकिस्तान में जो है और पूरी दुनिया में 3 टाइप के हमें जो है ना वो कोल के रेजरवायर्स मिलते हैं या कोल के जो सीम्स है वो मिलते हैं। कोल सीम्स कहते हैं। सीम कह लो कि कोल का जो पत्थरों का जो अंबार है जो जमीन के अंदर दबा है उसको कोल सीम कहते हैं। SEAM, कोल सीम। बात आई समझ में? जब आप लोग जाते हैं अपना कलर कहार या वो इस्लामाबाद पे जब आप पहाड़ी चढ़ रहे होते हैं तो आप देखते हैं पहाड़ी के ऊपर बड़ा खूबसूरत सा एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। देखते हो ना लेयर्ड स्ट्रक्चर? अगर आप उसको क्रॉस सेक्शनल देखते हो, साइड व्यू से आप पहाड़ को देखते हो तो कितनी प्यारी उसकी कटाई हुई होती है और लेयर्स सारी उसकी लगी होती है। इसी तरह जब आप अंदर जाते हैं ना जमीन के, स्टार्टा कहते हैं जमीन का जो सरफेस है उसके नीचे वाला हिस्सा जो है, अपर सरफेस को स्टार्टा कहते हैं और नीचे उसके जमीन का जो हिस्सा है। जी सर, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, किस
बच्चों को पिछले लेक्चर में चीज बताई थी, मैं आपका जनरल नॉलेज चेक करना चाहता हूँ क्लास का, कि हमें दो चीजों की जरूरत होती है जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज की डोमेन है, उसकी एंड में जाके दो हमें यूनिट ऑपरेशन लाजमी करने पड़ते हैं। वो क्या दो यूनिट ऑपरेशन थे जो मैंने लास्ट टाइम बताए थे? क्या लगाना पड़ता है हमें? दो चीजें हमेशा हमें लगानी पड़ती हैं स्वाय एक टेक्नोलॉजी के। क्या वो दो चीजें थी जो मैंने बताई थी? क्या थी दो चीजें? मैंने आपको बार बार बताया, क्वेश्चन रिपीट करिएगा। मैंने लास्ट टाइम को क्लास में ये बताया था कि हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ जो एनर्जी सोर्सेज थी, ठीक है, जैसे हमारी सोलर थी, जिस तरह हमारी विंड थी, हमारी जियोथर्मल थी, टरबाइन लगाना पड़ता हमारे है, डिफरेंट टरबाइन क्या? सर, टरबाइन टरबाइन और शाबाश, जनरेटर। हाँ, ये जनरेटर। इब्राहिम सारन ने बताया ना? नहीं, अहमद इब्राहिम। शाबाश, वेरी गुड, बस यही मैंने पूछना। अहमद इब्राहिम। हाँ, और वो कौन सी टेक्नोलॉजी? सर वो सोलर है जिसमें हमें जो है ना टरबाइन नहीं लगाना पड़ता। ठीक। और वो मुझे बताओ। सोलर है वो जिसमें टरबाइन नहीं लगाना पड़ता। शाबाश, बस बिल्कुल ठीक है, चलो शुक्र है, कुछ बेसिक्स तो पता ही है। ये जो कोल के सीम होते हैं ना, इसमें हाँ वो ठीक है, अब कोल पे दोबारा बात, जनरेटर नहीं लगाना पड़ता क्योंकि हमें वो डायरेक्ट जो है वो लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर। कोल के तीन किस्म के हमारे पास रिजर्वायर्स मौजूद होते हैं, तीन टाइप्स होती है इसकी। एक होगा कि सिर्फ जिसमें कोल होगा हमारा, ठीक है, कि उसके अंदर हमारा कोल का जो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक है उसके डिपॉजिट्स होंगे। जिस तरह आप कलर का हार चढ़ रहे होते हैं ना, तो उस पर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो अगर हम जमीन के अंदर स्ट्राटा के नीचे घुसेंगे, उसी तरह काले रंग का पत्थर का उसका नीचे अंबार लगा होगा, ठीक है ना? तो लेकिन वो कंटिन्यूस होगा। पत्थर का यह मतलब नहीं है कि वो टूटे हुए पत्थर पड़े होंगे, वो कंटिन्यूस एक स्लैब होगी, वो कंटिन्यूस होगा। एक मतलब काइंड ऑफ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं। अब ये है कि एक तो टाइप होगी वो वाली, दूसरी टाइप होगी कि उसके अंदर मीथेन गैस भी हो सकती है, ठीक है, और कोल भी हो सकता है, दोनों चीजें मौजूद है। यानी कि नेचुरल गैस भी उसके से पहले उसमें से नेचुरल गैस को यूज कर लेते हैं, ठीक है, और उसकी उसके अंदर भी बाजू का मीथेन गैस घुसी होती है। तो वो हाँ जी, पूछे सर ये आपकी आवाज जो है वो काफी ज्यादा ही जो है ना वो पूछे ड्रॉप हो रही है। सर आवाज आपकी तकरीबन नहीं समझ आ रही, क्या कह रहे हैं आप? यार मेरी जान निकल गई, आपके इंटरनेट पे समझाते हैं आप लोगों को अभी तक वो नहीं आ रहा जी। हाँ क्लास ले लो, हाँ बेफिक्र है यार, एक मिनट। अच्छा, किन बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है वो बताएं, जिनको आवाज क्लियर आ रही है। मुझे तो क्लियर आ रही है, चौधरी असद को क्लियर आ रही है, चौधरी असद को क्लियर आ रही है, और वो जो आपकी है हाफिज को भी आ रही है, इब्राहिम को भी आ रही है। अब क्लियर आ रही है, पहले बीच में ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, दूसरा बच्चों, एक मैंने आपको बात बतानी थी, सारे बच्चे ना अपने साथ एक नोटबुक रखा करो, ठीक है, नोटबुक पे चीजें लिखते जाया करो। ये जो मैं बातें आपको जुबानी बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम में आ सकती हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं, ये लिखते जाया करें सारे बच्चे। ये जो मैं आपको जनरल नॉलेज की एनर्जी सोर्सेज से रिलेटेड बातें बता रहा हूँ, इसको लिखा करें, ठीक है ना? जब फिजिकल क्लासेस हुआ करेंगी तो मैं आपको बहुत सी बातें इस तरह जो है वो जनरल बताया करूंगा, ठीक है ना? तो वो लिखा करनी है। ये नहीं होता कि जो सिर्फ स्लाइड्स में बता रहा हूँ वही सिर्फ पत्थर पे लकीर है, तो लिखा करें, सारे बच्चे अपने पास लिखा करें, ठीक है ना?
आदत बनाएं अपनी। सर ये कब से फिजिकल क्लासेस अच्छा, स्टार्ट हो रहे हैं? 7 तारीख से इंशाल्लाह, 7 जून से, 7 जून से, ठीक है, सर ये फिर ना 7 जून से बंद हो जाए स्टार्ट हो। कोरोना की वजह से। बेटा फेल सेफ प्रोग्राम बनाया है। पहले आप अपना प्रैक्टिकल करो, जाएंगी तो वो थ्योरी की जाएंगी, तो हमने हर सूरत में प्रैक्टिकल करवाने हैं। सर प्रैक्टिकल आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सर तो सर क्लासेस होंगी थ्योरी की? तो आप प्रैक्टिकल सारे कर लोगे इस दफा फिजिकली। हाँ जी, पूछें। सर थ्योरी की प्रैक्टिकल ध्यान क्लासेस से आपकी जरूरी तो होंगी नहीं? 8 हफ्ते बाद, 8 8 यानी कि 8 वीक्स बाद आपकी क्लासेस होंगी थ्योरी की, आफ्टर 8 वीक्स। यानी कि सर अगर फीस हम कब जमा ठीक से करवानी आते है? हैं तो सिर्फ प्रैक्टिकली हो गए सारे? सर फीस कब जमा करवानी और है? हाँ भाई, फीस सारों ने जमा करानी है, वो शबीर साहब बता देंगे, शबीर साहब नोटिस लगा देंगे, डायरेक्टर साहब के जो पीए है ना शबीर साहब, वो नोटिस लगा देंगे कि फीस कब जमा करानी है। वो नोटिस लग सर जाएगा, सर परेशान ये ना हमारा हो, टोटल वो रिजल्ट नोटिस कब बोर्ड पे आएगा? लग जाएगा। टोटल ओवरऑल सीजीपीए कब पता चलेगा? नेक्स्ट 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 वीक डिस्प्ले हो जाएगा नोटिस बोर्ड पे, नेक्स्ट वीक डिस्प्ले हो जाएगा। और कोई बात? मैंने आपको बता तो दिया, सारे बच्चे सर पास ये हैं, फिर आपको मसला क्या आ रहा है? सर ये यूनिवर्सिटी आएंगे तो सिर्फ प्रैक्टिकल्स ही होंगे हाँ हाँ, 8 वीक्स प्रैक्टिकल ही तक? होंगे। 1 मिनट बच्चे होल्ड करना है। सर हाँ, 8 वीक। 1 मिनट होल्ड करें, मुझे कॉल आ रही है। हेलो, हाँ चलो। अच्छा, बात क्या हो रही थी? हाँ हाँ आदिल, क्या हुआ? आपने वो जो जीनॉन वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, उसमें वो वेवलेंथ उसने डेफिनेटली दी होगी। पहले आप विजिबल कर लो, पहले विजिबल कर लो यार। लेकिन दोनों इकट्ठे भी कर सकते हो, टाइम बचाना है ना, तो एक बीकर रख दो उसमें। बात हो रही थी, इसके 3 टाइप्स हैं कोल की, जो तो हमारे पास इसके रेजर वायर सीम्स आर वेरिएबल। सेकेंडली, मीथेन एंड कोल को एग्जिस्ट, मतलब कोल भी सबसे पहले उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक हो गया। तीसरा हमारे पास होता है कि उसके अंदर क्रूड ऑयल भी हो सकता है, मीथेन भी हो सकती है, कोल भी हो सकता है, तीनों चीजें, ठीक है, तीनों चीजें। हम असल में सिस्टमैटिक चल रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे कोल, क्योंकि वो है सॉलिड फ्यूल, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे क्रूड ऑयल, क्योंकि वो है लिक्विड फ्यूल। फिर पढ़ेंगे नेचुरल गैस, क्योंकि वो है गैशियस फ्यूल, ठीक है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फ्यूल। तो ये तीनों जो है हमारे फॉसल फ्यूल के डोमेन को इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, ठीक है ना। इन तीनों चीजों को जो है वो हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको सॉलिड फ्यूल जो है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, उससे शुरू स्टार्टअप किया है। अच्छा, ये कुछ जो है वो जेनरिक क्लासिफिकेशन जो है वो की हुई है हमारी ना, ये जो हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं। तो इनमें एक तो है हमारे इंटायरली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये वाले जो है, ठीक है ना। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये हैं सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। और ये हैं हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये वाले जो हैं, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर नहीं है इसमें। न्यूक्लियर जो है वो हमने बीच में रखना है इसके। न्यूक्लियर जो है वो फॉसल फ्यूल में तो नहीं आता वो, क्योंकि उसके फ्यूल तो नहीं है वो, क्योंकि ये जो यूरेनियम और प्रोटोनियम है, ये ओर्स हैं, ठीक है ना। ये ओर्स हैं जो नेचुरली पाई जाती हैं। ये जिसको कहते हैं प्लांट डिके, या जो हमारा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, ये जो मैग्मा नहीं थी, मैग्मा ये जो हमारा जो अर्थ है उसके सेंटर में वो जो मोल्टन ओर मोल्टन वो जो होता है हमारा
मैग्मा कहते हैं ना उसको। तो वो आर्टिफिशियल पहाड़ से वो जो हमारा वो जो पूरे का पूरा मोल्टन लावा 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 सर, मैग्मा जो लावा निकलता है नहीं। मैग है उसके अंदर जो है नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल, और उसके साथ जो है वो न्यूक्लियर। मैंने लास्ट टाइम भी आपको जब बताया था तो 3 टाइप्स जो है वो बताई थी कि भी रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, और तीसरी हमारी थी वो यूरेनियम थी, तो ये न्यूक्लियर थी। अच्छा, इसमें अब मैंने आपको बताया था हम क्रूड ऑयल पढ़ रहे हैं, नेचुरल गैस पढ़ रहे हैं, कोर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब आप एक लफ्ज आपके लिए आ रहा होगा, टार सैंड्स और ऑयल शेल। ये बड़ी मजेदार चीज है। टार सैंड्स क्या होता है? गीली रेत। ये वाली रेत है जो पेट्रोलियम जो होता है ना आपका, क्रूड ऑयल, ये उससे गीली हुई होती है, ठीक है ना। मतलब आपने रेत पकड़ी और उसको क्रूड ऑयल के अंदर डिप कर दिया, ठीक है। अब वो जो गीली रेत बन जाएगी उसको क्या कहेंगे? टार सैंड कहेंगे उसको। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारी रेत जो है, ये होता क्या है कि जो हमारे डिफरेंट सी शोर्स होती है ना, सी शोर्स मतलब ये जो हमारे सी के जो किनारे होते हैं जिनको सी शोर्स कहते हैं, या ऑफ शोर कहते हैं, या सी शोर्स कहते हैं को। वहां पे ये जो तेल से गीली रेत जो है वहां पे इकट्ठी हो जाती है। गीली रेत जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय लिक्विड एक्सट्रैक्शन या बाय लीचिंग, ठीक है, वो या बाय आयोनिक लिक्विड्स। ये 3-4 टाइप्स होती हैं, उससे हम जो है वो इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ऑयल शेल क्या है? ये भी बड़ी मजेदार चीज है। ऑयल शेल वो होता है कि एक पत्थर है, कोई भी पत्थर, सेडिमेंट्री रॉक है हमारा किसी किस्म का, उसके अंदर क्रूड ऑयल जज्ब हुआ है। जिस तरह हमारा स्पंज नहीं होता जिसे आप बर्तन साफ करते हैं तो वो अपने अंदर जो है पानी को जज्ब कर लेता है, उसी तरह इस पत्थर ने अपने अंदर किसको जज्ब किया होता है? क्रूड ऑयल को। उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑयल शेल। तो टार सैंड्स और ऑयल शेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एक पत्थर जिसके अंदर क्रूड ऑयल मौजूद है, ठीक है, हम उसके अंदर से क्रूड ऑयल जो है उस पत्थर के अंदर से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसने क्रूड ऑयल को चूस के अपने अंदर अब्जॉर्ब किया हुआ है, ठीक हो गया। टार सैंड क्या है? गीली रेत जो किस चीज से गीली हुई है? क्रूड ऑयल से गीली हुई है, ठीक है। क्लियर हो गया टार सैंड और ऑयल शेल क्या होती है? ठीक हो गया ना। अच्छा, तो ये एक आप कह लें कि एक जेनरिक क्लासिफिकेशन है, ये लाजमी याद करनी है, ये 3 नंबर की एग्जाम में आ सकती है, ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए एज एनर्जी इंजीनियर। इसने आना ही आना है एग्जाम में 3 नंबर का, ठीक है ना। आपको कम से कम क्लासिफिकेशन तो पता हो ना, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल के बीच में, तो ये चीज आनी ही आनी है एग्जाम में, ठीक हो गया। ये आपने डायग्राम जो है एंजॉय करनी है। हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ बच्चे? तो ये पूरा क्या नाम है, पूरा जो आपने बनाया ये पूरा हो सकता है? क्या समझ नहीं आई बच्चे? क्या कह रही हैं आप अमान नादिर? सही पूरा टेबल ड्रॉ करना होगा जब अगर आएगा हमें तो। हेलो, सही पूरा टेबल बिल्कुल ड्रॉ बिल्कुल करना पूरा टेबल ड्रॉ करना है, 100% ओके सर। पूरा टेबल ड्रॉ करना है, बिल्कुल इसी छापना है पूरे का पूरा। इसको अपने दिमाग के अंदर जो है ना, किधर ड्रॉ 8th सेमेस्टर तक आपने 8th सेमेस्टर तक आपको ये जुबानी याद होना चाहिए। ये बना के दे दे ये डायग्राम। क्या करना है? इसको किधर ड्रॉ करना है? मैं कह रहा हूं ये एग्जाम में आ सकता है। अच्छा अच्छा सर। एक मिनट बच्चे, बताता हूं मैं, 1 मिनट।
हमेशा उसके कार्बन कंटेंट पे की जाती है। तो उसके अंदर जितना हाई कार्बन कंटेंट होगा उतना हाई रैंकिंग कोड होगा और उतनी ज्यादा वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या हाई वैल्यू देगा। जब हम उसको बर्न करेंगे जो उसकी एनर्जी जनरेट होगी, जिसके कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होगा, वो हमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी देगा। ठीक है, तो ये आगे उसके का मतलब ये टेबल भी आ रहे हैं उसके ना कि वो कितने बीटीयू एनर्जी देता है। ये देखिए मैंने बीटीयू ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे बताया हुआ है, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। तो आपने किस्सा मुख्तसर एक जहन में आइडिया बैठा लेना है। तो आप पूछते हैं आपसे, हामिद सितार साहब पूछते हैं हाँ भी कोल है, कोल क्लास किस लिए, आप सीधा कहें जी सर कोल की क्लासिफिकेशन जो उसके अंदर कार्बन कंटेंट नेचुरल है उसकी बेसिस पे हमने उसकी क्लासिफिकेशन की है, और उस कार्बन कंटेंट के ऊपर ही उसकी जो हीटिंग वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू है, वो डिपेंड करती है। जितना ज्यादा उसके अंदर कार्बन कंटेंट होगा उतनी हाई कैलोरीफिक वैल्यू वो आपको कोल देगा। ठीक, बात की क्लियर है? ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको जो है वो पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ये है कि अगर हम सिर्फ कोल के डोमेन को लेते हैं तो कोल के आगे हम लोग डिफरेंट सॉलिड, लिक्विड और गैसियस प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो चार होती है, जो सॉलिड चार आती है। तो सॉलिड चार जो है वो प्योर कार्बन होता है। ठीक है, उसके अंदर से सारी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो रिमूव होती हैं। चार को बनाने के डिफरेंट कन्वर्जन प्रोसेसेस हैं जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं बेसिस बता रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों को एक जनरल ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो उसमें होता क्या है कि हमने एक सॉलिड प्रोडक्ट लिया जो कि चार है। चार इज अप्रोक्सीमेटली 99% प्योर कार्बन, 99% प्योर कार्बन विदाउट इम्प्योरिटीज। उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज थी वो रिमूव हो गई हैं। अब उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का तरीका जो होता है, हम वो लिक्विफिकेशन करते हैं, गैसिफिकेशन करते हैं, डिफरेंट उसके जो है वो कन्वर्जन टेक्निक्स हैं जो हमने बाद में पढ़ी। ठीक हो गया। फिर जो है हम उससे लिक्विड फ्यूल भी बना सकते हैं कोल से। लिक्विड फ्यूल हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं बायोडीजल या बायो ऑयल, बायोडीजल या बायो ऑयल। अब ये बायोडीजल और बायो ऑयल क्या होता है? इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू दी डीजल। जो हमें डीजल यूज करते हैं ना अपना कार्स के अंदर, बसेस के अंदर जो डीजल यूज कर रहे हैं, इसके अंदर ऑक्टेन नंबर होता है, जो सीटेन नंबर होता है। ठीक है, तो अगर हम मिसाल दे रहा हूं, आप लोग अभी एनालिटिकल टेक्निक्स आपको डॉक्टर हसान पढ़ा रहे हैं, मैडम इकरा और युमना आपको उसकी लैब करवाएंगे, तो उसमें आप एक टेक्निक पढ़ेंगे FTIR, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, FTIR जो है वो बेसिकली हमारा केमिकल वो आपके अंगूठे के निशान नहीं होता, आपके अंगूठे का एक निशान होता है जिससे आपकी आइडेंटिटी पता चलती है। इसी तरह FTIR जो है वो हमें बताता है उस केमिकल का हैंडप्रिंट कि ये किस किस्म का केमिकल जो है एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं आपकी मिसाल देता हूं। ठीक है, हम नीचे चले जाते हैं। शायद FTIR मैंने इसके अंदर जो है उसका स्पेक्ट्रा डाला हुआ है। FTIR का स्पेक्ट्रा नहीं है इसके अंदर अभी, तो दूसरे लेक्चर में देखते हैं हम। शायद FTIR का स्पेक्ट्रा हमें दूसरे लेक्चर में मिल जाए। इसमें शायद पड़ा हो FTIR का स्पेक्ट्रा। मैं आपको आइडिया देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए मेरा कहने का मतलब क्या है। इसमें FTIR स्पेक्ट्रा है,
आ रहा है, FTX स्पेक्ट्रा आना तो चाहिए, FTX स्पेक्ट्रा डाला हुआ था। अच्छा इसमें जो है, हाँ शायद ये है, इसमें आएगा, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। हाँ ये आ गया, ये इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई भी किसी किस्म का लिक्विड फ्यूल है, जैसे कि हमने डीजल ले लिया, ठीक है, डीजल को लिया। अब डीजल का जब हम लोग FTR एनालिसिस करेंगे तो वो हमें इस किस्म का स्पेक्ट्रा दे देगा। ये आप बच्चे देख रहे हो, ये वैसे डीजल का नहीं है, सिर्फ इमेजिन करेंगे डीजल का है। अब हम जब कोल से जो बायोडीजल बनाएंगे तो जब हम उसका भी FTR करेंगे वो भी हमें कोई इस तरह का ट्रेंड देगा, एग्जैक्टली ये नहीं देगा एग्जैक्टली, लेकिन वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा होगा। जब हम उसकी मजीद रिफाइनिंग करेंगे या स्मूदनिंग करेंगे, स्मूदनिंग या रिफाइनिंग जो होती है वो ये होता है कि हम ये देखते हैं कि दो स्पेक्ट्रा हमने डिफरेंट अगर केमिकल्स के लिए हैं और वो 70% आपस में मैच कर रहे हैं, ठीक है, 70% अगर उनका स्पेक्ट्रा आपस में ओवरलैप कर रहा है या मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो हमने केमिकल बनाया है वो करीब करीब वो हमारा डीजल के मतलब करीब जो है वो लाई करता है, ठीक है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था कि मिसाल के तौर पे ये हमारा जो हमने क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन से डीजल बनाया था और हमने एक बायोडीजल बनाया कोल से, और जब उसका स्पेक्ट्रा लिया तो 70% आपस में मिल रहा है या ओवरलैप कर रहा है, तो दैट मीन्स वी हैव गॉट अप्रोक्सीमेटली प्रोडक्ट विच इज इक्वलेंट टू द क्रूड ऑयल डीजल, ठीक है ना। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। दोबारा हम उसकी ओरिजिनल स्लाइड पे वो चले जाते हैं। तो बात हमारी चल रही थी इसकी, ठीक हो गया। तो सॉलिड में हमारे पास 4 आ गई, लिक्विड में हमारे पास जो है बायो ऑयल आ गया, और गैशियस में हमारे पास डिफरेंट मिक्स्ड गैसेस का प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। मिक्स्ड गैसेस में ये है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन भी हो सकती है, जिसको हम लोग सिन गैस कहते हैं, ठीक है, SYN सिन गैस कहते हैं, सिंथेसिस गैस कहते हैं उसको, सिन गैस, ठीक है। और हमारे पास मीथेन भी आ सकती है, इसको CH4 कहते हैं, ठीक है ना, मीथेन, ठीक है। तो मिक्स्ड गैस भी आ सकती है या अकेली CH4 भी आ सकती है, अकेली कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन भी आ सकती है, ठीक है। तो ये था कोल के अंदर से उसकी सब कैटेगरीज के हैं, और आगे हम उसके कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ वो प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। आपने एक चीज लाजमी गूगल करनी है, लिख लें सारे बच्चे, अभी लिखें, फिशर ट्रॉप प्रोसेस, फिशर ट्रॉप प्रोसेस, FISHER, फिशर TROPSH, फिशर ट्रॉप प्रोसेस फॉर कोल, फिशर ट्रॉप प्रोसेस फॉर कोल। ये आपने गूगल करना है। मैं आपको यार चैट बॉक्स में लिख देता हूं भाई, मैं लिख देता हूं आपको, इधर ही आपको लिख देता हूं, FISH फिशर TROPSH फिशर ट्रॉप। आपको सर आपने सीधर लिख दिया, ये देखो ये आ गया फिशर ट्रॉप, फिशर प्रोसेस, ये आ गया। ये आपको कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे, फिशर ट्रॉप प्रोसेस, ये देखिए फिशर ट्रॉप प्रोसेस, ठीक। इसको स्टडी फिशर प्रोसेस फॉर कोल, फिशर ट्रॉप प्रोसेस ऑफ कोल, ठीक। इस प्रोसेस को जो इनोवेटर है ना एक्चुअली वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक कंपनी है सासोल, साइड खोल के मैं आपको बता देता हूं, सासोल टेक्नोलॉजीज, SASL, सासोल, सासोल FISH फिशर TROPSH फिशर ट्रॉप, ये सासोल फिशर ट्रॉप, हाँ ये है सासोल वाले। इसको ना जरा पढ़ना, इसके उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई हुई है कि
डिफरेंट फ्यूल्स की वो कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, जैसे सस्टेन वाले हैं, ठीक है, फिशर ट्रॉप वाले, ठीक है, वो किधर चला गया हमारी स्लाइड, ठीक हो गया। तो फिशर ट्रॉप वाले जो हैं वो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ जो फॉसल फ्यूल्स हैं, आया नेचुरल गैस है, आया क्रूड ऑयल है, आया कोल है, उन तीनों से डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो वो आपने अपने जनरल नॉलेज के लिए देखना है कि हमारे पास ये जो इतने 3 बेसिक टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं उससे कितने थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स जो है वो हम मजीद बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो बहरहाल ये आज का लेक्चर इतना ही था और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मजीद बताऊंगा। तो अब आप बच्चों का सर जी पूछे सर मेरे 2 सवाल थे आपसे सर। जरूर पूछो। सर वो एक मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ये मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल में पढ़ा था और सुना भी था कि बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान से ना 20 के करीब ऑलमोस्ट रेयर अर्थ मिनरल्स कोई यानी कि फाइंड हो गए। बिल्कुल रेयर है। एक इसके बारे में रेयर और एक दूसरा पूछे। दूसरा सवाल ये था कि सर ये जो अभी आपने बताया ये कोल प्रोसेस जो है पाकिस्तान में जो थर के मकाम पे और भी जो 2-3 जगहों पे है बलोचिस्तान में काफी लो क्वालिटी का कोल है, लेकिन पाकिस्तान चाइना की कंपनी के साथ कुछ इस तरह के एग्रीमेंट कर रहा है कि उन कोल को पहले हम लिक्विड में यानी कि वो जो जाया जो जा रहा है पड़ा हुआ है तो उसको लिक्विड में किसी तरह कन्वर्ट करके तो उससे हम पेट्रोल की जरूरत पूरी कर लें। ये सच बात है? मैं अब आपको पूरी बात बताता हूँ। देखें, जब आप लिक्विफेक्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हमारा एक टर्मिनोलॉजी यूज आती है टेक्नो इकोनॉमिकल एनालिसिस। टेक्नो इकोनॉमिकल एनालिसिस ये होता है कि आप किसी फ्यूल को कन्वर्ट कर रहे हैं लेकिन उस फ्यूल को कन्वर्ट करने में उसके ऊपर आपकी ज्यादा एनर्जी लग रही है। मतलब आपने मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूं 5000 किलो कैलोरी आपने एनर्जी जो है वो जनरेट करनी है इस फ्यूल से और 8000 आप उसके ऊपर लगा के बैठ गए हैं। बात आई समझ में? 8000 आपने उसके ऊपर लगा दी है 5000 को बनाने के लिए। ठीक है, आप क्योंकि कोल टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है लेकिन आप लोगों ने ना कोल टेक्नोलॉजी 5th के 6th सेमेस्टर में पढ़नी है तो उसमें आपको डॉक्टर रिजवान पढ़ाएंगे कि पायरोलिसिस और लिक्विफेक्शन एक कोल कन्वर्जन की डोमेन है। तो उसमें हमने कैसे जो है वो एनर्जी को ऑप्टिमाइज करके और इकोनॉमिकली यूटिलाइज करना है ताकि जो हमारा एनर्जी बैलेंस है वो सस्टेन रहे। सस्टेन का ये मतलब है कि हमने जितनी एनर्जी लगाई उतनी एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी हमें जनरेट हो। ठीक है ना? अगर आपको उसकी इक्वलेंट एनर्जी भी जनरेट हो रही है लेकिन डिफरेंट मोड मिल रहा है दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। और अगर आपको ज्यादा एनर्जी मिल रही है दैट इज ए हाईली एफिशिएंट प्रोसेस। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप एनर्जी ज्यादा लगा बैठते हो, प्रोडक्ट आपको कम मिलता है, या उस प्रोडक्ट को भी अगर कन्वर्ट करोगे एनर्जी में तो आपको बीटीयू कम मिलेंगे उसके। ठीक है, तो आप वाली बात जो आप अभी बात कर रहे थे कि अभी इस पे बड़ा मजीद काम होने वाला है क्योंकि हमारा इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट लिग्नाइट कोल के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करने के लिए मैं आपको एक बड़ी चीज बताऊं, पाकिस्तान में कुछ बॉयलर जो हैं वो लिग्नाइट कोल के ऊपर उन्होंने ऑप्टिमाइज किए। अब वो करते क्या हैं, एक लिग्नाइट कोल आ जाता है, लिग्नाइट कोल की तूड़ियां लंप्स कहते हैं, लंप्स, उनको तोड़ के ना वो उसको सूखने के लिए जो है वो रख देते हैं सूरज के नीचे ताकि पानी जो उस कोयले के अंदर से जो एवेपोरेट हो जाए, फिर वो उसको बॉयलर के अंदर फीड करते हैं। बात समझ में आई? तो मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आपको इतनी ज्यादा एनर्जी उसके अंदर पहले लगानी पड़ जाए उसकी प्रोसेसिंग में, क्या आपने उसके अंदर से सल्फर रिमूव की, आपने उसके अंदर से वाटर कंटेंट रिमूव किया, बाद में एनर्जी वो उतनी कम दे रहा है जितनी उसके ऊपर एनर्जी आप जाया कर बैठे, लेकिन अब सूरज की एनर्जी तो हमें फ्री आ रही है तो इसलिए वो उसके अंदर उसको ओपन एयर के अंदर जो है वो उसको सुखा लेते हैं कोल को ताकि इसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट रिमूव हो जाए, फिर वो बॉयलर के अंदर उसको 2 दिन बाद या 1 दिन बाद जो फीड कर देते हैं जो डिजायर्ड उनका
जो उन्होंने वाटर कंटेंट उसका 10% रखा होता है या 12% विंडो रखा होता है, इसमें तकरीबन 30 to 40% वाटर कंटेंट आ रहा होता है लिग्नाइट कोल के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक मसला है। लेकिन जो आपने अखबार में पढ़ा है वो रेयर रेयर अर्थ मिनट्स का, हाँ वो बिल्कुल वो भी बताना वो बिल्कुल आपने ठीक इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन इस पे बहुत काम होने वाला है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा काम होने वाला है इस पे। अच्छा, एक ये वेबसाइट अभी आपने पढ़नी है, फिशर ट्रॉप तो मैंने बता दी है, NREL, ये आपको हिफ्ज होनी चाहिए, ये आपकी जिंदगी बहुत जो इसमें ये है, ये चल क्यों नहीं रही? मेरे ख्याल से पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर सर कौन सी है? NR? हाँ वाकई सही कह रहा हूँ ये। अच्छा, NREL.gov खोलें, आपके खुल रही है, आपके घरों में जरा चेक करें, खुल रही है? मैथ की क्लास का लिंक आ गया है। चले वो ठीक है, आप ये वेबसाइट तो खोले ना, खुल रही है कि नहीं खुल रही? खुल रही है सर। खुल रही है, चले मेरे लॉक हुई हुई है, वरना ये मैं आपको दिखाता। नहीं सर, अच्छा, नहीं खुल रही। चले कुछ बच्चों के खुल गए ना, मैं ये आपको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये लाजमी इसको पढ़ेंगे। चले बहरहाल, अच्छा उसकी Yes, sir, सवाल खुल का रही है। जवाब खुल रही है ना, ठीक है।